सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हम भारतीय आर्य भाषाओं को पढ़ रहे हैं और उसमें मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत पाली और प्राकृत को हमने पढ़ा। और प्राकृत कितनी तरह से भरत मुनि उसको 7 मुख्य प्राकृत और 7 गौड़ प्राकृत मानते हैं, ये चीज़ हमने देखा था। उसके बाद 3 हमको प्राकृत के अंतर्गत वररुचि हेमचंद्र मिलते हैं। तो भरत मुनि, वररुचि और हेमचंद्र, इन तीनों को हमने प्राकृत के अंतर्गत पढ़ा है, जिसमें नाट्यशास्त्र के अंतर्गत प्राकृतों का जिक्र भरत मुनि ने किया और 7 मुख्य प्राकृत और 7 गौड़ विभाषा के रूप में इन्होंने वहाँ पे रखा है। और इसके बाद हम वररुचि को देखते हैं। इन्होंने 4 भेद बताए थे प्राकृत के अपने प्राकृत प्रकाश में। तो उन 4 भेदों में हम लोग देखे थे महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी और सौरसेनी इन्होंने बताई थी। तब हमने हेमचंद्र को देखा। इन्होंने आरसी करके अर्धमागधी को माना था, आरसी शब्द से इंडिकेट किया था अर्धमागधी को। और चूलिका, पैशाची और अभ्रंश, ये 3 भागों में इन्होंने प्राकृत व्याकरण में प्राकृत को बांटा था। फिर हम जाने थे कि हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है और व्याकरण के उदाहरणों के लिए इन्होंने भट्टी के समान एक द्वयाश्रय काव्य लिखा था। और हेमचंद्र ने जो चूलिका पैशाची बताई थी उसको दंडी निभूत भाषा कहा था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो यहाँ पर हम प्राकृत को जान लिए थे कि किसने कितने भागों में उसको बांटा हुआ है। खासकर 3 नाम सामने आते हैं, एक भरत मुनि, एक हेमचंद्र और एक वररुचि। तो इनके अकॉर्डिंग इनकी संख्या याद करनी है कि प्राकृत को कितने भागों में इन्होंने बांटा था। तो भरत मुनि का हमने 7 मुख्य और 7 गौड़ ये देखा था और वररुचि का 4 भागों में देखा था और दंडी का 3 भागों में। तो हम जो वररुचि और दंडी का 4 और 3 भागों में बटे हुए हैं उसको आगे देखते हैं। जैसे पहला जो नाम हमारे पास आ रहा है महाराष्ट्री। तो यहाँ महाराष्ट्री हम देख रहे थे क्योंकि इसी को हम लोग पढ़े थे कि दाक्षिणात्य है ना, जब हमने पढ़ा था कि इसी को दाक्षिणात्य करके कौन बताते हैं, भरत मुनि। कहीं ना कहीं भरत मुनि भी इसको बताए हैं, लेकिन नाम क्या दिया था उन्होंने, दाक्षिणात्य। लेकिन महाराष्ट्री नाम से जो यहाँ पे पढ़ा हुआ है महाराष्ट्री, तो आप पढ़ चुके हैं कि महाराष्ट्री नाम दिया था वररुचि ने, है ना। तो महाराष्ट्री को प्राकृत व्याकरण ने आदर्श परिनिष्ठित और मानक प्राकृत माना है। एक इम्पोर्टेंट है, जितने भी हमने प्राकृत में चाहे वो भरत मुनि की पढ़ी, चाहे वररुचि की पढ़ी, चाहे दंडी की पढ़ी, सॉरी हेमचंद्र की पढ़ी, है ना। तो 3 लोगों का हमने पढ़ा कि 7 भाग में भरत मुनि किए थे, 4 पार्ट में वररुचि ने डिवाइड किया था प्राकृत को और 3 पार्ट में हेमचंद्र ने किया था। तो जितनी भी पार्ट में वो डिवाइड करे थे, कम से कम वो 7 पार्ट आप याद करिए मुख्य रूप से उनकी, भरत मुनि की, और 7 उनकी विभाषाओं को याद कर लीजिए। 4 आप वररुचि की याद करिए कि क्या क्या हमने कैसे डिवाइड किया था, और 3 आपने हेमचंद्र के दिमाग में रखने हैं। उसमें केवल महाराष्ट्री ऐसी है जो महाराष्ट्री जिसको वररुचि ने दिया था, ये ऐसी प्राकृत है, कह रहे हैं, जिसको परिनिष्ठित तथा मानक प्राकृत कहा गया है। ठीक है, इसमें शब्द जुड़ रहे हैं कि ये महाराष्ट्री आदर्श प्राकृत में आती है, ये महाराष्ट्री परिनिष्ठित में आती है, ठीक है, परिनिष्ठित अभ्रंश में आती है, ये मानक प्राकृत में आती है। तो उतने प्राकृत होने के बाद किसको महत्ता मिली है, केवल महाराष्ट्री को। हमने 7 डिवाइड किया था, 7 में 7 उन्होंने गौड़ 7 मुख्य दिया था और 4 हमने वररुचि के पढ़े और 3 हमने हेमचंद्र के पढ़े थे। उसमें महाराष्ट्री नाम, भले ही इसको आप कहेंगे कि भरत मुनि ने भी दाक्षिणात्य नाम से कहा है महाराष्ट्री को, तो आपके सामने जो एकदम महाराष्ट्री लिखा आ रहा है, तो ऐसे डिवाइड महाराष्ट्री करके कौन किए थे, वररुचि कर रहे थे। तो यही जो महाराष्ट्री है, इसको आदर्श भी कहा गया है, इसको परिनिष्ठित भी कहा गया है, इसको मानक प्राकृत भी कहा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर प्रश्न बन जाता है कि प्राकृत, जितनी भी प्राकृत हमारे पास आई थी उनमें से आदर्श, परिनिष्ठित और मानक प्राकृत किसको कहा जाता है, तब आपके दिमाग में होना चाहिए महाराष्ट्री प्राकृत को। डॉक्टर हार्नले के अनुसार महाराष्ट्री का अर्थ महान राष्ट्र की भाषा होता है। देखिए, अब यहाँ भी एक प्रश्न बन रहा है कि महाराष्ट्री का अर्थ महान राष्ट्र की भाषा किसने बताया है। ठीक है, तो एक शब्द है हार्नले। ठीक है, तो
आवाज़ दे दे के कहते हैं ना महान राष्ट्र है, गूंज गूंज के, तो हॉर्न दे के कह रहे हैं कि महान राष्ट्र है, महान राष्ट्र है। तो महाराष्ट्र का अर्थ महान राष्ट्र कौन बताते हैं? हार्न से हार्न ले बजाते हैं। जैसे कोई चीज़ की चुनाव होते हैं या कोई चीज़ होता है तो वो हार्न बजा बजा के कहते हैं ना कि इसको चुनाव करो। तो महान राष्ट्र करके जो हो रहा है, कैसे हार्न दे दे के हो रहा है, तो हार्न ले के अनुसार महान राष्ट्र भाषा कहा गया है किसको? महाराष्ट्री को। महान राष्ट्र के अंदर राजपूताना और मध्य प्रदेश आते हैं। तो इन्होंने जो महान राष्ट्र किया उसके अंदर कौन किस किस को रखा? अगर महान राष्ट्र की बात करें तो क्या क्या आते हैं, ये चीज़ इसमें पूछा गया। तो आपको दो बातें याद रखना है, एक राजपूताना महाराष्ट्र के अंदर राजपूताना आता है, और एक क्या आता है, एक मध्य प्रदेश आता है। ठीक है, एक ये मध्य प्रदेश और आपको राजपूताना दोनों याद करना है। तो पूछ लें कि परिनिष्ठित जो महान राष्ट्र है, हार्नले के अनुसार जो महान राष्ट्र है, इसके अंदर कौन कौन से वो आते हैं, तो आपको याद राष्ट्र आते हैं, तो राजपूताना और मध्य प्रदेश आता है, इसको हमको याद रखना है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं महाराष्ट्र के लिए कि ग्रियर्सन और ब्लॉक ने, है ना, जॉर्ज ग्रियर्सन और जूल ब्लॉक ने महाराष्ट्री प्राकृत से मराठी की उत्पत्ति मानी है। अगर आप जनरली ये जानते हैं ना मराठी कहाँ की भाषा है, कहाँ की बोली है, या मराठी की लिपि आपने देखा होगा कभी देवनागरी या कभी मोड़ी लिपि करके आप पढ़ते हैं, तो मराठा कहने से ही महाराष्ट्र शब्द निकल आता है। तो हाँ, ये तो जान लेंगे कि महाराष्ट्र मराठा जैसे ही मराठी का बात हो तो ये महाराष्ट्र से जुड़ रहा है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मराठी की जो उत्पत्ति हुई ये महाराष्ट्र से कौन मानते हैं? महाराष्ट्री प्राकृत से मराठी की उत्पत्ति हुई, ये मांगने वाले कौन है? तो ग्रियर्सन और जूल ब्लॉक हैं। ठीक है, तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं। ग्रियर्सन और जूल ब्लॉक क्या कहते हैं कि जो महाराष्ट्री प्राकृत है उसी से मराठी की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। ठीक है, आगे अगला जो पॉइंट है ये देखिए, दाक्षिणात्य प्राकृत भाषा का भेद महाराष्ट्री के लिए किया गया है। तो हमने पढ़ा है ना, जो महाराष्ट्री शब्द का प्रयोग यहाँ पे वररुचि महाराष्ट्री के रूप में करे, तो भरत मुनि ने किस रूप में उसको रखा है? उस महाराष्ट्री को दाक्षिणात्य रूप में। तो ये नाम आपको याद होना चाहिए। इसको मैं बहुत देर से कह रही हूँ आप लोगों से कि दाक्षिणात्य जो है वो महाराष्ट्री के लिए प्रयोग हुई है। और किसने दाक्षिणात्य रूप में कहा है? भरत मुनि ने। तो वही पॉइंट यहाँ पे आया हुआ है कि भरत मुनि ने दाक्षिणात्य प्राकृत जो भाषा है इसी का भेद महाराष्ट्री के लिए किया है। ये अवंती और बाहलिक, ये भी आपने भरत मुनि के ही उसमें पढ़े थे, मुख्य जो प्राकृत के भेद बताइए, तो ये दोनों महाराष्ट्री भाषा में ही अंतर्भूत होती है, ऐसा मानना किसका है? भरत मुनि का। ठीक है, तो भरत मुनि क्या कहते हैं कि जो अवंती और बाहलिक है ये दोनों भाषाएं भी महाराष्ट्री भाषा के अंदर ही अनुभूत होती है। तो भरत मुनि की 3 भाषाओं को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, भरत मुनि ने एक दाक्षिणात्य कहा तो महाराष्ट्री को कहा, और फिर उसके बाद जो उन्होंने अवंतिजा और बाहलिक करके दिया था, ये किसके अंदर समाहित हो जाती हैं, अंतर्भूत हो जाती है? तो महाराष्ट्री भाषा में। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन घोष और डॉक्टर सुकुमार सेन का अभिमत है कि महाराष्ट्री जो है सौरसेनी का विकसित रूप है। तो जो हम सौरसेनी पढ़ते हैं ना शुरू में, जो सूरसेन के आसपास जो बोले, तो सौरसेनी का ही विकसित रूप महाराष्ट्री को मानने वाले कौन है? सौरसेनी का ही विकसित रूप महाराष्ट्री प्राकृत को मानने वाले कौन है? तो सुकुमार सेन और मनमोहन घोष हैं। ठीक है, डॉक्टर सुकुमार सेन और मनमोहन है। ये क्या कहते हैं कि सौरसेनी जो है, ये सौरसेनी का ही विकसित रूप है, वो कौन है? महाराष्ट्री प्राकृत है। ठीक है, आचार्य दंडी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ काव्यादर्श में, ध्यान रखेंगे काव्यादर्श किसका ग्रंथ है? दंडी का। ठीक है, तो काव्यादर्श में इसको क्या कहा है? सर्वोत्कृष्ट। ठीक है, सर्वोत्कृष्ट, सब में उत्कृष्ट भाषा बताया है महाराष्ट्री को। तो ध्यान रखना, पहली बात तो यही पूछी जाएगी कि किसने महाराष्ट्री को सर्वोत्कृष्ट कहा है। तो किसने महाराष्ट्री को सर्वोत्कृष्ट कहा है, प्रश्न बनता है, तो दंडी ने। ठीक है, दंडी ने काव्यादर्श में महाराष्ट्री को सर्वोत्कृष्ट बताया है। एक श्लोक इनका आया है, देखिए, महाराष्ट्राश्रयाम भाषाम प्रकष्ट प्राकृतम विदुः सागर सूक्ति रत्नानाम सेतुबंधादि यन्मयाम। ठीक है, महाराष्ट्राश्रयां भाषा प्रकृष्टः प्राकृतः विदुः सागरः सूक्तिरत्नानां सेतुबंधाति यन्मयाम। तो सूक्तिरत्न ध्यान रखना, महाराष्ट्री आश्रय भाषा, इसको याद रखना। सागर और सूक्ति रत्न की तरह महाराष्ट्री भाषा को कौन कह रहे हैं? तो ये दंडी कह रहे हैं। ठीक है, ये सूक्ति रत्नान याद करना, रत्न दंडी ने कहा है। ठीक है, महाराष्ट्री को।
आगे क्या कह रहे हैं कि महाराष्ट्री प्राकृत में लिखी गई प्रमुख साहित्यिक कृतियाँ क्या क्या हैं। अब जितनी भी रचनाएं आपको यहाँ पे मिल रही है ना, ये प्राकृत की हैं, लेकिन इन प्राकृत में भी अगर स्पेशली पूछा जाए किस प्राकृत की है, तो ये महाराष्ट्री प्राकृत की हैं। अब महाराष्ट्र की प्राकृत की रचनाओं को देखिए। एक क्या है, साहित्यिक कृति है सारी, राजा हालकृत गाथा सप्तशती, ठीक है, जिसको आप गाहा सप्तशती, जिसको आप गाथा सप्तशती भी कहते हैं। अगर आपने बिहारी सतसई पढ़ी होगी तो उसमें कहा जाता है ना कि बिहारी बिहारी की जो बिहारी सतसई है उस पर गाथा सप्तशती का प्रभाव है, या अमरूक शतक का प्रभाव है, या एक और उनका आता है, एक हाल कवि का, एक गोविंद करके एक और सप्तशती आती है ना, तो इनका उस पर प्रभाव बताया गया है। तो गाथा सप्तशती हाल कवि का है, अमरूक शतक अमरूक कवि का हम पढ़ते हैं, और एक गोवर्धनाचार्य का कुछ मिलता है आर्या सप्तशती करके, है ना। तो आर्या सप्तशती, 3 सप्तशतियों का प्रभाव उसमें माना गया, किस पे, बिहारी सतसई पे। तो उसी में एक हाल कवि का भी गाथा सप्तशती आ रही है। अब यहाँ आपको बिहारी सतसई में पढ़ने की वजह से आपको याद होना चाहिए कि ये जो यहाँ यूज हुई है ये प्राकृत तो है, लेकिन ये महाराष्ट्री प्राकृत की रचना है, ठीक है। ऐसे ही एक रचना आप और जानते हैं, कुमारपाल चरित, जो हेमचंद्र की रचना है ना। इसको भी आप लोग पढ़े हैं कुमारपाल चरित को, जिसको लेकर के बाद में जो सोमप्रभु सूरी हुए थे उन्होंने भी कुमारपाल प्रतिबोध रचना लिखी थी, है ना। तो वो जो हेमचंद्र वाली भी कुमारपाल चरित है, ये भी प्राकृत में तो है, लेकिन कैसी प्राकृत है, महाराष्ट्री प्राकृत है। तो महाराष्ट्री शब्द को आपको याद रखना। तो 2 रचना तो आपके पढ़े हुए में से हैं, वो हेमचंद्र की कुमारपाल चरित और ये राजा हाल की गाहा सप्तशती, या जिसको गाथा सप्तशती कहते हैं, ये आपकी दोनों पढ़ी हुई हैं। तो ये महाराष्ट्री प्राकृत में है, इनको याद रखिएगा। अब आपको जो याद नहीं है उसको देखिए। एक है रावण वहो सेतु बंधु है, आपको याद रखना, ऐसे याद रखिए ना, इसी का एक नाम सेतु बंध भी मिलता है। तो रावण वहो का एक नाम सेतु बंध मिलता है, तो आप कैसे इसको इंडिकेट करेंगे, कि कैसे याद रखेंगे कि रावण वहो को ही सेतु बंध भी कहते हैं। आपको ऐसे याद करना, जैसे आप एक बोलते हैं ना कि ये देखिए, रावण के वहाँ कर दीजिए ना, रावण के वहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ा था, सेतु बंध बनाना पड़ा था ना, सेतु बंध बनाना पड़ा, किसको, राम को ना बनाना पड़ा। ऐसे आपको याद है ना, राम बनाए थे। तो रावण के वहाँ से वहो हो गया कि हटा दो, रावण वहो जाने के लिए क्या बनाया था, सेतु बंध बनाया था। तो निकल गया रावण वहो और सेतु बंध, रावण के वहाँ जाने के लिए सेतु बंध बनाया था राम ने, है ना। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, रावण वहो का एक नाम क्या है, सेतु बंध है, ठीक। अब अगर इसके रचनाकार पूछते हैं तो रावण को क्या कहते हैं, बहुत प्रवर बुद्धि का था, कहते हैं ना, रावण बहुत ज़्यादा प्रवर बुद्धि थी उसके अंदर। तो प्रवर से प्रवर सेन की हो जाएगी, ठीक। तो प्रवर बुद्धि के थे रावण, इसलिए रावण को क्या कहा जाता है, बहुत बुद्धिमान था कहते हैं ना, तो प्रवर बुद्धि कर लीजिए। तो रावण प्रवर बुद्धि का था, तो प्रवर सेन की रचना हो गई रावण वहो, जिसको सेतुबंध कहते हैं। रावण वहो, रावण के वहाँ जाने के लिए सेतुबंध बनाना पड़ा, ठीक है। अब इसके बाद तीसरी जो रचना महाराष्ट्री प्राकृत में है वो है वाक्यपति राज की गौड़ वहो। कल जब मैं आपको जब बता रही थी कि एक जो प्राकृत से मान रहे थे और एक जो संस्कृत से मान रहे थे, तो मैंने आपको काफ़ी विद्वानों के नाम बताया था। संस्कृत से जो प्राकृत की उत्पत्ति मान रहे थे कि संस्कृत आई फिर पाली प्राकृत ऐसी चली, तो उसमें मैंने आपको बहुतों के नाम बताए थे। हेमचंद्र का बताया था और सिंह देवमणि का नाम बताया था मैंने, उसमें आपको मार्कंडेय का नाम बताया था, और इसके अलावा मैंने वासुदेव का आपको नाम बताया था, वहाँ पे मैंने लक्ष्मीधर का नाम बताया। ये सब लोग संस्कृत से मान रहे थे, लेकिन यहाँ मैंने आपको दो जो प्राकृत से उत्पत्ति मान रहे थे, यानी कि मूल प्राकृत है, फिर इसके बाद संस्कृत वगैरह निकली जो मान रहे थे, तो इसमें मैंने आपको 2 नाम बताया था। एक वाक्यपति राज की बताई थी जिनकी गौड़ वहो रचना थी, है ना, गौड़ वहो थी, और एक मैंने नेमी साधु की आपको बताई थी, और जिनकी रचना क्या थी, इन्होंने काव्य अलंकार की टीका लिखी थी, जिसमें इन्होंने प्राकृत को स्वीकारा था कि प्राकृत मूल है वो। तो यही 2 में जब हम वाक्यपति राज को पढ़ लिए हैं, तो वाक्यपति राज की क्या थी, तो इनकी गौड़ वहो थी। तो ये गौड़ वहो वाली रचना भी क्या है, ये भी प्राकृत तो है, लेकिन प्राकृत में भी क्या है, महाराष्ट्री प्राकृत है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब आपने क्या क्या रचना याद कर लीजिए, देखिए जो आपको याद है पहले उसको देख लीजिए। आपने गाथा सप्तशती बिहारी के साथ पढ़ी है, ये महाराष्ट्री प्राकृत में है, ठीक है, ये महाराष्ट्री प्राकृत में है। इसके बाद गाथा से आपका, फिर मैंने आपको कुमारपाल
कुमारपाल वाली याद कराई है, ये भी आपने वहाँ पढ़ा है। कुमारपाल चरित जब आप शुरुआत में साहित्य को पढ़ते हैं तो कुमारपाल चरित हेमचंद की है, ये भी महाराष्ट्रीय प्राकृत में है। ठीक है, 2 आपकी क्लियर हो गई। फिर मैंने आपको कहा रावण बहुत बुद्धिमान था, तो रावण से रावण बहु, इसी को सेतुबंधु भी कहते हैं ना, सेतुबंध नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये भी महाराष्ट्रीय प्राकृत में है। प्रवर था तो प्रवर सेन की रचना हो गई। अब एक मैंने आपको अब ऐसे वाक्यपतिराज से इसको याद करा दिया। वाक्यपतिराज की क्या थी, गौड़ बहु थी, है ना। ये भी क्या थी, प्राकृत महाराष्ट्रीय प्राकृत में थी। अब यहाँ पे केवल 5 रचनाएं, 4 आपको अच्छे से याद हो गई। अब 5वीं केवल एक बच रही है, ये बल्लभ कहते हैं, पति को बोलते हैं ना बल्लभ, तो इसमें बल्लभ की जय कर दीजिए। ये रचना तो जय बल्लभ की है ना। जय बल्लभ क्या कर रहे हैं, जय बल्लभ किस में करेंगे, जय बल्लभ करेंगे किस में, वज्जालग्ग, है ना, वज्जालग्ग में। तो इसमें याद कर लीजिए, ये वज्जा आधा ज पूरा ज से जय पकड़ लीजिए, और ये लग्ग आ रहा है ना, आधा ग पूरा ग, इसमें बल्ल में बल्लभ आ रहा है ना। तो आप इसको पकड़ सकते हैं। बल्लभ में क्या आ रहा है, 2 बार ल आ रहा है, यहाँ 2 बार ग आ रहा है, तो आधा ग पूरा ल बल्लभ में जोड़ दीजिए, तो जय बल्लभ की हो गई। ठीक, तो अब इन रचनाओं को आप याद करेंगे तो जय बल्लभ की क्या हो गई, जैसे ही आपको वो पूछा जाएगा वज्जा लग्ग, वज्जा में ज आ रहा है, ज से जय पकड़ लीजिए, और लग्ग में ग आ रहा है, तो बल्लभ में ल आ रहा है, तो बल्लभ पकड़ लीजिए, जय बल्लभ। जैसे ही वज्जा लग्ग हो, ज से जय बल्लभ कर लीजिए, वज्जा लग्ग जय बल्लभ, है ना। तो अब हमारे पास ये 5 जो रचना है ये महाराष्ट्रीय प्राकृत की हो गई। यहाँ पे हमारा महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्रीय प्राकृत, ये ख़त्म हो जाती है। अब इनको एक कीवर्ड में आप अच्छे से समझ जाइएगा कि महाराष्ट्र, देखिए सबसे पहली बात आप यहाँ पे जैसे एक कीवर्ड पकड़ के महाराष्ट्रीय, ये इम्पोर्टेंट बातें हैं, है ना। महाराष्ट्रीय, जैसे आपने महाराष्ट्रीय प्राकृत पढ़ा है तो महाराष्ट्रीय प्राकृत कर लीजिए एक। देखिए ये सबसे पहली बात, ये 2-3 शब्द ये पढ़ लीजिएगा, आदर्श है, परिनिष्ठित है और मानक है ना। तो किसको कहा गया है, आदर्श, परिनिष्ठित, मानक, तो महाराष्ट्रीय हो गई। फिर इसके बाद पकड़ लीजिए, महाराष्ट्र क्या है, महान राष्ट्र, कौन कहते हैं, हार्नले कहते हैं। ठीक है, एक इसको पकड़ लीजिए, है ना। अब ये महाराष्ट्र महान राष्ट्र है, तो महान राष्ट्र में क्या क्या आया, एक राजपूताना आया, और एक क्या आया कहते हैं हार्नले, एक मध्य प्रदेश आया। ठीक है, एक मध्य प्रदेश आया, ये कंप्लीट हो गया। ठीक, अब महाराष्ट्रीय प्राकृत से मराठी उत्पन्न हुई। मराठी उत्पन्न कौन मानते हैं, तो 2 नाम हमारे पास आते हैं, एक गिरियर्सन ने माने और एक ब्लाख ने माने। ठीक है, तो ब्लाक और गिरियर्सन मान लेते हैं, ये आपने याद कर लिया। महाराष्ट्री को दाक्षिणात्य, है ना, दाक्षिणात्य, ये भरत मुनि कहते हैं। ठीक, भरत मुनि ने कहा। ठीक है, ये आपको याद हो गया। ठीक, अब इसके बाद देखिए एक और याद कर लीजिए, अवंती और जो अवंतीजा और बाहलीक है, ये महाराष्ट्री के उसी के अंदर आ जाती है ना, महाराष्ट्री के अंतर्भूत हैं या उसी में आ जाती हैं, ये याद कर लिया आपने। और इसके बाद एक और आपने याद करना है कि इसको सौरसेनी कौन कहता है, कि सौरसेनी से जो सौरसेनी है, सौरसेनी से ही क्या कहते हैं, सौरसेनी जो है, सौरसेनी ये महाराष्ट्री से विकसित है ना। सौरसेनी को महाराष्ट्री प्राकृत से विकसित कौन मानते हैं, तो ये सुकुमार सेन और कौन हो जाएंगे, घोष, है ना, मनमोहन घोष। तो यहाँ पे मनमोहन याद कर लीजिए, सुकुमार सेन और मनमोहन घोष मानते हैं। ठीक है, अब महाराष्ट्री को ही सर्वोत्कृष्ट भाषा कौन मानते हैं, तो आपको याद करना है कि दंडी मानते हैं। ठीक है, सर्वोत्कृष्ट भाषा कौन कहते हैं, दंडी कहते हैं। ठीक, और फिर इसके बाद मैंने 5 रचनाएं आपको करी हैं। 5 रचनाएं कौन है उसको आप ध्यान रखिएगा। एक हेमचंद्र को याद कर लीजिए, तो हेमचंद्र का कौन सी रचना थी, हेमचंद्र की थी कुमारपाल चरित, ये महाराष्ट्री प्राकृत से है। फिर मैंने आपको कहा था एक प्रवर सेन को याद कर लो, है ना, प्रवर सेन। तो प्रवर सेन से आपको याद है प्रवर कौन था, रावण था, तो रावण बहु हो गई, है ना। एक मैंने आपको याद कहा था वो हाल कवि को याद कर लो, तो हाल कवि से आप कहेंगे गाथा सप्तशती, यह हाल कवि की हो गई। 3 आपके पास ये रचनाएं आ गई, और एक रचना उसमें क्या आ रही थी, जो मैंने आपको वाक्यपतिराज से जोड़ी थी। तो वाक्यपतिराज को जैसे ही याद करेंगे
करेंगे तो उनकी गौड़ वहू थी, है ना, उनकी क्या थी, गौड़ वहू थी। और इसके बाद एक अंतिम रचना आपके पास आती है जो आपके बल्लभ को लेके आपने याद करी, तो वज्जा शब्द, वज्जा लग, है ना, वज्जा से लग कहते हैं, वज्जा से लग, तो वज्जा से लगने पर जय बल्लभ की होती है, जय बल्लभ हो गया। तो ये आपको अगर महाराष्ट्र, एक छोटे छोटे कीवर्ड से आपने क्या पकड़ लिया कि आदर्श परिनिष्ठित महाराष्ट्री है, महाराष्ट्री को महान राष्ट्र हार्नले ने कहा, महान राष्ट्र में उनका राजपूताना और मध्य प्रदेश आता है ना। और इसके बाद जो महाराष्ट्री प्राकृत है, इससे मराठी की उत्पत्ति ग्रियर्सन और ब्लॉक मानते हैं। महाराष्ट्री को ही दाक्षिणात्य नाम से भरत मुनि ने जाना है। इन्होंने अवंतिजा और जो बाहलिक है उसको महाराष्ट्री में अंतर्भूत बताया है ना। सौरसेनी जो है महाराष्ट्री प्राकृत से ही सौरसेनी का विकसित, मतलब महाराष्ट्री जो सौरसेनी है वो महाराष्ट्री का ही विकसित, जो महाराष्ट्री प्राकृत है सौरसेनी का ही विकसित रूप है ना। सौरसेनी सबसे पहले निकली थी, तो महाराष्ट्री जो है सौरसेनी का ही विकसित रूप है। शायद पहले मैं थोड़ा उल्टा बोल दी थी, महाराष्ट्री है कहा था, तो आपको याद करना है जो महाराष्ट्री प्राकृत है ये सौरसेनी का ही विकसित रूप किसने माना है, तो मनमोहन और सुकुमार सेन ने घोष किया था कि जो सौरसेनी है ये सौरसेनी का ही विकसित रूप क्या है, महाराष्ट्री, है ना। प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत सौरसेनी का ही क्या है, विकसित रूप है। यानी पहले सौरसेनी आई थी और उसी सौरसेनी का विकसित रूप महाराष्ट्री हुई। ये कौन मानते हैं, सुकुमार सेन कहते हैं। सुकुमार सेन मन को मोह करके घोष करते हैं ना कि सौरसेनी का विकसित रूप है। और फिर इसके बाद हमने अगर प्राकृत ये महाराष्ट्री प्राकृत की रचनाएं पढ़ी तो उसमें आप सब रचनाकारों को नाम याद कर लेना। हेमचंद्र का नाम अगर याद है तो कुमारपाल चरित निकाल लेंगे, और अगर वाक्यपति राज याद है तो गौड़ वहू को निकाल लेंगे। प्रवर सेन याद है तो प्रवर सेन का रचना है प्रवर रावण था, तो रावण वहू हो गया, है ना। और फिर इसके बाद मैंने वज्जालग्ग पढ़ा था, वज्जा आए तो ज से जय बल्लभ की हो जाएगी, तो वज्जालग्ग हो गया। और फिर इसके बाद एक रचना आपको किसकी याद करनी है, वो हाल कवि की गाथा सप्तशती। तो 5 रचनाएं आपकी महाराष्ट्र के अंदर आ गई। तो इस तरह से इन कीवर्ड्स को याद रखना है ना। तो इसको थोड़ा 1-2 बार रिपीट कर लेना कि हार्नले महान राष्ट्र कहते हैं, है ना। मराठी की उत्पत्ति महाराष्ट्र ग्रियर्सन ब्लॉक मानते हैं। जहाँ प्रश्न बनने वाले को है वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आगे अब दूसरी लैंग्वेज हमारी थी सौरसेनी प्राकृत। हमने क्या पढ़ा था, जब वररुचि का डिवाइड पढ़ते हैं तो उन्होंने एक महाराष्ट्री, एक सौरसेनी और एक मागधी और एक पैसाची बोला था ना। तो दूसरी हमारी वहाँ पे भाषा आ रही है सौरसेनी प्राकृत। देखिए सौरसेनी से जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, सौरसेनी मतलब सूरसेन। सूरसेन मतलब क्या होता है, मथुरा के आसपास की जगह, है ना। सूरसेन किसको कहा जाता है, मथुरा के आसपास वाली जगह को कहा जाता है। तो सौरसेनी प्राकृत अगर मथुरा के आसपास की जगह को सूरसेन कहते हैं तो वहाँ के आसपास की जो भाषा होती है उसको क्या कहा जाता है, सौरसेनी प्राकृत, ठीक है। तो सौरसेनी प्राकृत मूल रूप से है सूरसेन या मथुरा के आसपास बोली जाती थी। अगर प्रश्न बन गया कि सौरसेनी प्राकृत मूल रूप से, मूलतः कहा गया है ना, तो जड़ उसका जो है मथुरा के आसपास का क्षेत्र है। तो अगर मूलतः शब्द जुड़ रहा है तो ध्यान रखिएगा यहाँ आप केवल मथुरा लगाएंगे। तो सौरसेनी प्राकृत मूलतः सूरसेन या मथुरा के आसपास की बोली थी। मध्य देश की भाषा होने के कारण सौरसेनी का बहुत आदर था। मध्य देश की, वहाँ मध्य प्रदेश ऊपर आया है महाराष्ट्र के लिए, लेकिन यहाँ मध्य देश आ रहा है ना, बीच की भाषा। तो मध्य देश की भाषा होने के कारण किसका बहुत आदर था कह रहे हैं, तो उत्तर बन रहा है सौरसेनी का। यो देखिए ये दे रखे हैं इन्होंने, यो मध्य देश विवसति सह कवि सर्वभाषा निष्णात, मतलब वहाँ के सारे कवि जो थे सौरसेनी में लिख रहे थे, कह रहे हैं उसमें निष्णात थे, निपुण थे, कह रहे हैं ना, किसमें, सौरसेनी में। तो आपको एक बात याद रखनी है, यहाँ प्रश्न बन गया कि सौरसेनी प्राकृत का मूलतः क्षेत्र कहाँ है, तो आपको मथुरा के आसपास की बोली मूलतः क्षेत्र है बताना है। फिर मध्य देश की भाषा होने के कारण किसका आदर था, अगर प्रश्न बनता है, जो मध्य देश की भाषा होने के कारण किस भाषा का ज़्यादा, किस प्राकृत का ज़्यादा आदर था, आपसे प्रश्न पूछते हैं तो आपको याद करना है सौरसेनी का, ठीक है, सौरसेनी का। पीसेल के अनुसार इसका विकास दक्षिण में हुआ है, ये अलग चलते हैं। जैसे अभी हम सौरसेनी प्राकृत को जब बता रहे हैं कि मथुरा के आसपास का है, तो कौन ऐसे विद्वान हुए जो सौरसेनी को दक्षिण में विकास मान रहे हैं इसका, तो ये
पीसेल हैं, ठीक है, दक्षिण में पीसेल कहते हैं, ठीक। फिर देखिए शौरसेनी मूलतः नाटकों के गद्य की भाषा थी, और ये जो शौरसेनी है मूल रूप से क्या है, ये नाटकों के गद्य की भाषा थी। अगर पूछें कि नाटकों के गद्य की भाषा कौन सी थी तो शौरसेनी प्राकृत थी, ध्यान रखिएगा। आचार्य भरत मुनि ने लिखा है कि शौरसेनम समाश्रित्यम भाषा काव्य तो नाटक है। आपको नाटकों के गद्य की भाषा तो जानते रहिए कि शौरसेनी थी, लेकिन किसने ये श्लोक कहा है कि शौरसेनम समाश्रितम भाषा काव्य तो नाटक है, ये नाटक से पकड़ लेना, क्योंकि नाटककार के रूप में सबसे पहले भरत मुनि आते हैं। तो नाटक शब्द अगर शौरसेनी के संदर्भ में आ रहा है तो ये भरत मुनि का कथन होगा, ठीक है। विद्वानों ने शौरसेनी प्राकृत का आधार भिन्न भिन्न बताया है जो निम्नलिखित है। अब हर विद्वान शौरसेनी को जो आधार मिला है किससे मिला है, देखिए वररुचि तो कहते हैं कि शौरसेनी जो है संस्कृत से निकली है ना, संस्कृत से निकली है। तो ये शौरसेनी को, तो संस्कृत को आधार मानने वाले कौन है, तो ये वररुचि हैं। प्रकृति संस्कृतम, क्या कहा इन्होंने, प्रकृति संस्कृतम। तो शौरसेनी की प्रकृति संस्कृत कौन मानते हैं, वररुचि मानते हैं। इसके बाद रामश्रमण आते हैं, ये कहते हैं कि जो शौरसेनी है ये महाराष्ट्री से निकले, इसका आधार महाराष्ट्री है। कौन मानते हैं, रामश्रमण, है ना, रामश्रमण कहते हैं महाराष्ट्री है। तो इनका जो लाइन मिलती है वो क्या मिलती है, विरच्यते संप्रति शौरसेनी पूर्वे भाषा प्रकृति किलास्या, है ना। तो ये विरच्य संप्रति शौरसेनी पूर्व भाषा प्रकृति किलास्या महाराष्ट्री, है ना, किलास्या महाराष्ट्री कौन कहते हैं, राम शर्मन कहते हैं ना, किलास्या राम शर्मन। इसके बाद है पुरुषोत्तम, संस्कृत तथा महाराष्ट्री, है ना, ये दोनों को मानते हैं। पुरुषों में उत्तम थे तो कहते हैं कि न तो मैं वररुचि का साथ दूंगा न तो राम शर्मन का, मैं दोनों को इंक्लूड कर देता हूँ। तो ये पुरुषों में उत्तम थे, इसलिए कहते हैं कि संस्कृत भी है और महाराष्ट्री भी है। तो शौरसेनी का आधार संस्कृत भी है और महाराष्ट्री भी है। ये पुरुषों में उत्तम थे इसलिए दोनों का मन रख लिए, है ना। तो क्या परिभाषा है इनकी, संस्कृता अनुगम नाद बहुलम तथा से महाराष्ट्री, इसी से समझ जाएंगे। संस्कृत का अनुगमन बहुलम मतलब बहुत ज़्यादा, तो ये भाषा ऐसी है कहते हैं शौरसेनी का आधार जिसने संस्कृत का ज़्यादा अनुगम किया है, तथा से महाराष्ट्री, और जो बचा हुआ है वो महाराष्ट्री। तो ये कौन कहते हैं, पुरुषों में उत्तम कहते हैं। तो सीधे सीधे अगर शौरसेनी का आधार संस्कृत किसने माना था तो वररुचि ने, अगर महाराष्ट्री किसने माना था तो राम शर्मन ने, अगर संस्कृत और महाराष्ट्री किसने माना था तो जो पुरुषों में उत्तम होगा वो दोनों को ले लेगा, है ना। तो ऐसे ध्यान रखना। वररुचि ने शौरसेनी प्राकृत को ही प्राकृत भाषा का मूल माना है, ध्यान रखेंगे। प्राकृत भाषा का मूल शौरसेनी प्राकृत को कौन मानते हैं तो वररुचि मानते हैं, ठीक है। वररुचि आपको याद होगा प्राकृत के वैयाकरण कहे गए हैं ना, हमने शुरू में पढ़ा था कि सर्वप्रथम जो प्राकृत वैयाकरण आते हैं उसमें सर्वप्रथम नाम 7वीं शताब्दी वररुचि का आता है। तो वररुचि यहाँ पे वैयाकरण के रूप में अगर प्राकृत के रूप में है, अगर इन्हीं के अकॉर्डिंग प्रश्न बन गया कि वररुचि ने प्राकृत भाषा, अब तीनों में पाली में भी प्रथम प्राकृत, उसमें भी द्वितीय प्राकृत और अपभ्रंश में भी तृतीय प्राकृत करके लगता है, तो प्राकृत का मूल क्या मानते हैं अगर इनसे पूछा जाए तो शौरसेनी को कहते हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। शौरसेनी प्राकृत को प्राकृत भाषा का मूल माना जाता है। ये मोस्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये प्राकृत के वैयाकरण में आते हैं, ठीक। तो प्रश्न बनेगा कि किसने शौरसेनी प्राकृत को ही प्राकृत का मूल माना है, या पूछेंगे प्राकृत भाषा का मूल शौरसेनी को किसने माना है, तो आपको कहना है कि वररुचि ने। और अगर पूछें कि वररुचि ने प्राकृत भाषा का मूल किसको माना है, तब आपको उत्तर देना है शौरसेनी प्राकृत, क्योंकि दोनों तरह से ये प्रश्न बन सकता है, ठीक है। और ये इनकी रचना थी प्राकृत प्रकाश, जिनमें उन्होंने क्या कहा था, प्रकृति शौरसेनी, है ना, जो प्राकृत है उसका जो आधार है वो क्या है, वो शौरसेनी है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे आपकी शौरसेनी भी 2 कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब इसके कीवर्ड देख लीजिए, जो शौरसेनी है ना, शौरसेनी में आपको क्या क्या याद करनी है। जैसे प्राकृत में आपने कीवर्ड बनाए, इसको याद रखिए। पहले तो एक बात बताइए, जो सूरसेन है ना, सूरसेन से ही स्पष्ट हो रहा है, और साथ में कर लीजिए कि मथुरा के आसपास की बोली, है ना, मथुरा के आसपास की बोली। तो ये चीज़ एक क्लियर हो गया कि शौरसेनी मतलब सूरसेन अथवा मथुरा के आसपास की बोली हो गई, है ना। और इसका आदर क्यों था, शौरसेनी का आदर क्यों था शौरसेनी का, तो आदर इसलिए था क्योंकि ये क्या थी, मध्य देश की भाषा थी, है ना, मध्य देश की भाषा होने के कारण, ठीक है। तो याद रखेंगे, मध्य देश की भाषा होने के कारण शौरसेनी आदर क्यों पा रही थी, मध्य देश की भाषा होने के कारण। ये मध्य देश की भाषा थी इसलिए शौरसेनी को क्या मिला, आदर मिला। शौरसेनी का जो विकास है
विकास दक्षिण से कौन मानते हैं ना, दक्षिण से, तो ये पीसेल ने माना है, छोटा छोटा कर लीजिए, है ना, इसको कौन मानते हैं, पीसेल मानते हैं, ठीक है। और जो सौरसेनी है ये मुख्यतः नाटक में भी गद्य में प्रयोग हुई कौन मानते हैं, ये भरत मुनि मानते हैं, है ना। भरत मुनि कहते हैं कि ये मुख्यतः नाटकों, और एक लाइन देते हैं कि सौरसेनम समाश्रितम भाषा काव्य तो नाटके, तो जैसे ही शुरू में सौरसेनी और लास्ट में नाटके आ जाए तो नाटककार नाट्यशास्त्र लिखने वाले भरत मुनि थे, तो इसी नाटक से उनका नाट्यशास्त्र ग्रंथ याद करके भरत मुनि की सेंटेंस है, इसको याद रख लेना, ठीक। अब देखिए सौरसेनी को संस्कृत से कौन मानते हैं कि इसका आधार संस्कृत है। सौरसेनी को संस्कृत आधार कौन देते हैं कि जो सौरसेनी है, सौरसेनी का आधार संस्कृत है, कौन कहते हैं, सौरसेनी का आधार याद कर लीजिएगा, आधार संस्कृत है, ये वररुचि कहते हैं, ठीक है, वररुचि। और अगर कहते हैं कि महाराष्ट्री संस्कृत का जो आधार है वो महाराष्ट्री है, ये कौन कहते हैं, तो तब राम सरमन याद कर लीजिए, है ना, राम सरमन। और अगर पूछें कि संस्कृत प्लस महाराष्ट्री ये दोनों कौन मानते हैं, तो जो पुरुषों में उत्तम है पुरुषोत्तम कहते हैं, ठीक है। ये छोटा सा एक डायग्राम सौरसेनी के लिए। सौरसेनी सूरसेन यानी मथुरा के आसपास की बोली है। सौरसेनी को आदर क्यों मिला, मध्य देश की भाषा होने के कारण। सौरसेनी का विकास दक्षिण से कौन मानते हैं, पीसेल मानते हैं। सौरसेनी को नाटक गद्य की भाषा के रूप में कौन रखते हैं, भरत मुनि रखते हैं। सौरसेनी का आधार संस्कृत कौन मानते हैं, वररुचि मानते हैं। संस्कृत का आधार महाराष्ट्री कौन मानते हैं, राम सरमन मानते हैं। और संस्कृत का आधार संस्कृत और महाराष्ट्र दोनों कौन माने हैं, तो पुरुषोत्तम माने हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक दो डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि किसने कहा है कि विरचित संप्रति सौरसेनी पूर्व भाषा प्रकृति किलाशा से राम सरमन को याद करेंगे, ठीक है। किलाशा लास्ट में शाह आ रहा है, शाह से राम सरमन, ठीक है, शाह से शर्मन हो जाएगा, ठीक है। और किसने कहा है प्रकृति संस्कृतम, छोटी सी डेफिनेशन है कि प्रकृति संस्कृत है तो संस्कृत हमने पढ़ा है, वररुचि ने कहा है, ठीक। और इनका क्या है, प्राकृत प्रकाश है उसमें कहे हैं, ठीक है। अब देखिए अनुगमनाद बहुलम तथा शेषे महाराष्ट्री, इसमें तो दोनों शब्द आ रहे हैं कि संस्कृत का जो अनुगम है वो बहुत किया है और शेष महाराष्ट्री है, ये कौन कहेंगे, जो पुरुषों में उत्तम होंगे, पुरुषोत्तम का हो गया, ठीक है। वररुचि ने सौरसेनी प्राकृत को ही प्राकृत भाषा का मूल माना है। अब देखो सौरसेनी को प्राकृत का मूल कौन मानते हैं, बस यहाँ पे याद करने ना, प्राकृत का मूल कहने वाले कौन है, तो ये वररुचि हैं, आपको याद करना है, ठीक है। तो वररुचि ने सौरसेनी प्राकृत को ही प्राकृत भाषा का मूल माना है, तो एक डेफिनेशन प्रकृति सौरसेनी करके देते हैं, और ये इनके किस में है, प्राकृत प्रकाश में है, ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन करिए ताकि जितनी बार रिवीजन हो चीज़ें आपके की पॉइंट की तरह दिमाग में बैठ जाए। तो सौरसेनी मतलब सूरसेन के आसपास, सूरसेन किसको कहते हैं, मथुरा के आसपास बोली जाने वाली भाषा, ठीक है। आदर क्यों था सौरसेनी को, तो आदर इसलिए था क्योंकि ये मध्य देश की भाषा थी, इसलिए, है ना, आदर, सौरसेनी को आदर मध्य देश की भाषा होने के कारण था। इसका विकास जो सौरसेनी है विकास दक्षिण से किसने माना, पीसेल ने माना। नाटक गद्य के रूप में किसने रखा सौरसेनी, क्योंकि नाटक गद्य से इसका शुरुआत हुआ, तो ये भरत मुनि कहते हैं। और इसका आधार सौरसेनी का आधार संस्कृत किसने माना, वररुचि ने माना। इसका आधार महाराष्ट्री, सौरसेनी का आधार महाराष्ट्री कौन मानते हैं, तो महाराष्ट्री मानने वाले राम सरमन हैं, और दोनों मान देंगे, संस्कृत और महाराष्ट्री दोनों ही आधार मानते हैं सौरसेनी का, तो ये कौन हो जाएंगे, ये पुरुषों में उत्तम होंगे, तभी दोनों मानेंगे। डेफिनेशन इनकी जरूर याद कर लेना, क्योंकि प्रकृति संस्कृतता करते हैं, अगर सीधे प्रकृति संस्कृतता तो वररुचि हो जाएगी, और अगर महाराष्ट्री संस्कृतानुगमनाद बहुलम तथा शेषे महाराष्ट्री दोनों का प्रयोग कर रहे हैं तो पुरुषोत्तम हो जाएंगे। और अगर विरच्यते संप्रति सौरसेनी पूर्व भाषा प्रकृति किलाशा आ गया, किलाशा से शर्मन हो गए, शाह शर्मन, ठीक है, तो ये शर्मन की पंक्ति हो गई। यहाँ पे इतना हमको ध्यान रखना है। एक मोस्ट कोटेशन और आई है कि सौरसेनम समाश्रितम भाषा काव्य तो नाटके, तो काव्य तो नाटके, नाटक शब्द आते ही भरत मुनि का नाट्यशास्त्र याद कर लीजिएगा, उसमें इन्होंने कहा है, ठीक है। तो हमारी दो भाषाएं यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं, महाराष्ट्री और सौरसेनी। अगली जो है पैसाची प्राकृत, ठीक है। तो पैसाची की और क्या क्या कहते हैं, पैसाची का ग्राम्य भाषा, भूत भाषा, भूत वचन,
भूत भाषित आदि नामों से पुकारा जाता है। यहाँ आप केवल ग्राम्य भाषा याद रखेंगे। प्रश्न अगर बच गया कि ग्राम्य भाषा किसके लिए प्रयोग हुआ है ना, तो आपको याद रखना है ये पैसाची के लिए प्रयोग हुआ है। ज़्यादा सारे शब्द आपको सही लग रहे हैं। देखो, पैसाची प्राकृत को पढ़ रहे हो, पैसाच जैसा नाम आया है, इसमें भी पैसाच आया है। इसमें पैसाच मतलब भूत होता है, तो भूत भाषा के रूप में, भूत वचन के रूप में और भूत भाषित के रूप में। तो भूत पैसाच सब में आ रहा है, तो आराम से पकड़ लोगे कि ये इसको। लेकिन ग्राम्य भाषा को पैसाची कह सकते हैं, ये थोड़ा कठिन हो जाएगा, है ना। तो एक जगह हमने पहले आदि भाषा करके भी पढ़ा था। आदि भाषा किसको कहा जाता है, तो अर्धमागधी को कहा जाता है। मैंने वहाँ भी आपको कहा था कि आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब इस तरह के वर्ड आते हैं तो आपको आपके जैसे वहाँ पे आदि भाषा शब्द था, है ना, आदि भाषा। अब आप ही बताओ, अगर ये आदि भाषा दे दें और वहाँ पे लिख दें कि आदि भाषा का अर्थ मागधी है ना, मागधी है, कह दें अर्धमागधी है, अर्धमागधी है, और कहें कि संस्कृत है ना, और कहें कि हिंदी है ना, तो कितने लोग नहीं चले जाएंगे संस्कृत की तरफ, क्योंकि हम आदि जननी करके संस्कृत को कहते हैं। तो बहुत से लोग संस्कृत लगा सकते हैं, क्योंकि उससे मिलता जुलता जो आदि शब्द है ये संस्कृत की तरफ ले जा रहा है। लेकिन इसमें आपको ये भाषा मतलब अर्धमागधी की तरफ ले जाना है, और अर्धमागधी को ही क्या कहते हैं, आरसी कहते हैं। ज़्यादा न याद रहे तो इस भाषा के पीछे जो, अगर आप इसको देखें एक बार, है ना, जो जैसे ये आदि भाषा है ना, लिखने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो जैसे ये आदि भाषा है ना, आदि भाषा, तो इसमें आप ये इसको जब तोड़ेंगे भाषा को, तो भ धन आ, है ना, धन श धन आ, ऐसे निकल रहा है ना। अगर आप आधा आधा करो तो ये वाला आधा हो जाएगा, तो भाषा निकल रहा है आपका, है ना। तो आप इसको जोड़िए, ये आ को ले लीजिए, तो भा में से आ निकला है, और पीछे आपको सौ दिख रहा है ना, तो इसको आ करके आरसी कर दीजिए। अब आपने आरसी तो पढ़ी है, आरसी किसको कहा गया था, अर्धमागधी को कहा गया था, है ना। हमने कहाँ पे पढ़ा था, ये हेमचंद्र के उसमें पढ़ा था कि उन्होंने अर्धमागधी को आरसी भाषा के रूप में भी रखा है, ये भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, तो आरसी अगर इसको कहा जाता है तो आरसी आदि भाषा। तो आपको यहाँ पे शब्द मिल रहे हैं, तो उन शब्दों को आप याद रखिएगा। आदि भाषा का मतलब होता है, अगर प्रश्न बन जाता है तो वहाँ पे प्रश्न दे सकते हैं कि अर्धमागधी होता है, मागधी होता है, संस्कृत होता है, या वो होता है, तो आपको यहाँ पे अर्धमागधी याद रखना है, ठीक है, अर्धमागधी, ठीक है, इसको याद रखेंगे। एक आ रहा है ग्राम्य भाषा, ठीक है, इसको मैं पहले ये समझा दे रही हूँ। यहाँ पे ग्राम्य भाषा आया है, तो गांव की जैसी भाषा लग रही है ना ग्राम्य भाषा कहने से, तो इसको भी हमको याद रखना है कि ग्राम्य भाषा मतलब गांव की भाषा नहीं होती है ना। तो ग्राम्य भाषा का मतलब क्या हो जाता है, ग्राम्य भाषा का मतलब पैसाची, ठीक है। तो एक ही, इसको अभी आदि भाषा को मैं आगे आपको समझाऊंगी। एक और लैंग्वेज आएगी, वो भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन कराती है ना, वो भी कन्फ्यूजन कराती है कि कहाँ कहाँ है। जहाँ जहाँ आएगा मैं आपको समझाऊंगी उसको, तो तब मैं आपको तीनों को आप ध्यान रखना कहूँगी। फिलहाल आप यहाँ पे एक ग्राम्य भाषा आ रहा है, इसको आप याद करेंगे पैसाची के रूप में, ठीक है। आगे अब देखिएगा, आगे जो आ रहा है इसको देखिए। जॉर्ज ग्रियर्सन ने पैसाची भाषा भाषी लोगों का आदिम वास स्थान उत्तर पश्चिम, क्या बता रहे हैं, उत्तर पश्चिम पंजाब और अफ़गानिस्तान को माना है, ठीक है, और इसको दर्द से प्रभावित माना है। जब मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाया था कि जो आर्य भाषा, जो भारत आर्य करके आर्य ईरानी करके जो हमने पढ़ी थी ना, भारत ईरानी करके जो पढ़ी थी, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि इसके 3 नाम गिनाते हैं ना, एक ईरानी करके, एक भारतीय आर्य भाषा करके, और एक दरद करके, 3 नाम दिए थे। तो वहाँ भी ग्रियर्सन का ही नाम आ रहा था दरद के लिए, यह आपको याद रखना है ना। जो अब पैसाची है, इस पैसाची का क्षेत्र जहाँ है, जहाँ आदिम वास स्थान है, मतलब आदिम वास का मतलब है जहाँ आदमी लोग निवास करते हैं ना। तो जॉर्ज ग्रियर्सन क्या कहते हैं कि पैसाची भाषा भाषी लोगों का जो आदिम वास स्थान था, जहाँ वो निवास करते थे, वो उत्तर पश्चिम पंजाब था और अफ़गानिस्तान था। तो ये याद रखना, किसने पैसाची लोगों का आदिम वास स्थान उत्तर पश्चिम पंजाब या अफ़गानिस्तान माना है, और ये ग्रियर्सन आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और ये लोग किससे प्रभावित थे, दरद से प्रभावित बताया, ठीक है। जो ये पैसाची भाषा थी वहाँ की, वो दरद से प्रभावित थी, ठीक। ये कौन कहते हैं, ग्रियर्सन। आपको दरद से तो समझ आ जाएगा। बाय द वे, दरद ना दें, ये पूछ लें कि उत्तर पश्चिम पंजाब और अफ़गानिस्तान में पैसाची की भाषा किसने मानी है, तो ग्रियर्सन हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरे तरीके से पूछे तो
ग्रियर्सन ने पैसाची भाषा भाषी लोगों का आदिम स्थान कहाँ माना है, तब हमको दो ये पता होना चाहिए, उत्तर पश्चिम पंजाब और अफगानिस्तान को माना है। ठीक है, उत्तर पश्चिम पंजाब और अफगानिस्तान। कल हमने बात की थी लक्ष्मीधर की षड्भाषा चंद्रिका, है ना, जब उसमें पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था लक्ष्मीधर, आप षड्भाषा चंद्रिका को याद रखेंगे। इसमें राक्षस, पिशाच और नीच पात्रों के लिए पैसाची भाषा का प्रयोग बताया है। अब ये यहाँ पे पैसाची में आ रहा है। ठीक है, आप हर एक के लिए पढ़ेंगे। अगर आगे को जब मैं पढ़ाऊंगी फिर उसके बाद लास्ट में समझाऊंगी तब समझ में आएगा। तो देखिए, राक्षस, पिशाच और नीच, तो तीनों गलत शब्द लग रहे हैं ना। राक्षस भी अच्छा शब्द नहीं है, पिशाच देखो, पिशाच भी अच्छा शब्द नहीं है, और नीच देखो, ये नीच शब्द भी, ये तीन के तीन गंदे शब्द लग रहे हैं ना। बिल्कुल भी इसमें एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसको आप अच्छा कह सकते हैं। तो पिचास, नीच और राक्षस, ये तीनों के तीनों शब्द कौन करते हैं कि ये पैसाची से मानते हैं। ठीक है, पैसाची के लिए। तो कहते हैं कि लक्ष्मीधर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ षड्भाषा चंद्रिका में राक्षस, पिशाच और नीच पात्रों के लिए पैसाची भाषा का प्रयोग बताया है। तो आपसे पूछ लेंगे कि राक्षस, पिशाच और ये नीच, ये किस भाषा का प्रयोग करते हैं और किसके द्वारा कहा गया है, तो पैसाची भाषा का प्रयोग करते हैं। और ऐसा किसके द्वारा कहा गया है, लक्ष्मीधर के द्वारा। किसमें कहा गया है, इनकी रचना जो षड्भाषा चंद्रिका है उसमें कहा गया है। पंक्ति ध्यान रखेंगे, रक्ष पिशाच नीचेषु पैसाची द्वितय भवेत, है ना। अब इसमें देखो, रक्ष कहते हैं रक्ष करना, है ना, रक्ष का मतलब राक्षस, और पिशाच का मतलब पिशाच, और नीचेषु मतलब नीच, तीनों लोग आ गए। तो पहले ही आपने पढ़ रखा है कि राक्षस, पिशाच और नीच, ये तीन शब्दों का प्रयोग कौन कर रहे हैं, लक्ष्मीधर कर रहे हैं ना। तो राक्षस भी, पिशाच भी और नीच को भी कौन रखते हैं, लक्ष्मी धरती है। ठीक है, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पड़ती है, वो भी लक्ष्मी के कंट्रोल में होते हैं। कौन कौन, राक्षस, पिशाच और नीच, ये किसके उसमें धरी रहती है, लक्ष्मी के, है ना। तो लक्ष्मीधर ने, आपको अगर ऐसी सेंटेंस मिल जाएगा तो तीन नाम आ रहे हैं, रक्ष से राक्षस, पिशाच से पिशाच और नीच से नीच, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद है अगला जो है, मार्कंडेय ने प्राकृत सर्वस्व, ये भी कल रचना पड़ी थी। लक्ष्मीधर की षड्भाषा चंद्रिका भी कल पड़ी थी। बस आपको केवल ये रखनी है कि राक्षस, पिशाच और नीच को इन्होंने माना है। अब यहाँ पे राक्षस, पिशाच और नीच, इनके सेंटेंस अगर पंक्ति देते हैं तो आप ये तीन शब्द यहाँ पे पकड़ लोगे, रक्ष से राक्षस, पिशाच से पिशाच और नीच से नीच आएगा, है ना। तीनों शब्द आ रहे हैं, तो इनकी पंक्ति में ही शुरू में राक्षस, पिशाच और नीच आ रहा है, तो आप पकड़ लेंगे कि लक्ष्मीधर की षड्भाषा चंद्रिका से पंक्ति है। ठीक, मार्कंडेय ने प्राकृत सर्वस्व, कल पढ़ी हुई रचना है हमारी। कैकई पैसाची, सौरसेन पैसाची और पांचाल पैसाची, इन तीन प्रकार की पैसाची भाषाओं का तीन देशों के आधार पर नामकरण किया है। अब यहाँ पूछेंगे ना कि पैसाची को तीन देशों के आधार पर कौन करे हैं, पैसाची को तीन देशों के आधार पर नामकरण किसने किया है। देखिए, तीन देश आ रहे हैं, एक कैकेय प्रदेश आ रहा है कैकेयी को लेकर के, है ना, एक पांचाल प्रदेश आ रहा है क्योंकि द्रौपदी जो पांचाली थी वो उसके नाम पर पांचाल पड़ा तो पांचाल हो गया, और एक सूरसेन जो हमने मथुरा वाला पढ़ा है तो ये सौरसेन आ गया, है ना। तीन देश आ रहे हैं, तो कैकेय से कैकेय प्रदेश, पांचाल से पांचाली प्रदेश और सूरसेन से सौरसेनी देश। तो तीन देशों का आधार मानकर नामकरण करने वाले कौन है, तो याद रखना, जैसे कैकेयी भरत के लिए, वो राम के लिए वनवास पड़ी थी तो भरत से खूब मार खाई थी, है ना। मतलब मार का मतलब हाथ से चोट वोट नहीं सोचना, मार का मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा आक्षेप लगाया था माँ को कि तुम्हारी वजह से भाई को जाना पड़ा, तुम्हारा उसका कारण मैं हूँ, क्यों भाई मुझसे सोचेंगे कि मैं भी लालची हूँ या मैंने भी गद्दी चाहिए, ये सो करके खूब बहस करते हैं। तो जिह्वा से भी मार होती है ना, तो मार से मारकंडेय, है ना। कैकेयी को खूब मार पड़ी थी वनवास के बाद, ऐसे याद रखना, कैकेयी आ रहा है तो कैकेयी में मार पड़ी थी, तो मारकंडी। तो तीन देशों को वो बना कर के, आधार बना कर के जो उसको पैसाची को बांटे हुए कौन है, तो ये मार्कंडेय हैं। ठीक है, और कौन कौन से देश थे, तो कैकेयी तो हमको याद रह जाएगा, सूरसेन याद ही है, सौरसेनी एक कंफर्टेबल है, सब जगह आ रहा है सौरसेनी, और इसके साथ पांचाली याद करना कि दो महिलाएं आ रही हैं, एक कैकेयी है एक पांचाली है ना, पांचाली द्रौपदी को कहते हैं। तो कैकेयी, पांचाली और सौरसेनी, ये तीन को वो बना करके जो बताए हैं कि जो पैसाची है इतने जगहों पर फैली हुई है, तो नामकरण किया है, तो कौन है, मार्कंडेय है। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे क्या हो जाती है,
ये हमारी पैसाची हो जाती है, ठीक है, पैसाची प्राकृत। इसके भी कीवर्ड को जान लीजिए। पैसाची में आप क्या क्या याद करेंगे, तो याद करने वाले पॉइंट केवल जो हमारे पेपर में आ सकते हैं ना, तो आप इसमें केवल एक याद करें कि पैसाची को क्या कहते हैं, ग्राम्य भाषा कहते हैं ना, ग्राम्य भाषा। पहली बात इसको तो मोस्ट करिएगा क्योंकि ये दिमाग से निकलेगी। इसके साथ भूत भाषा और भूत भाषा, भूत वचन और पैसाची की पैसाचिका, यह आपको ये भूत भाषित समझ आ जाएंगे, है ना, ये सब समझ आ जाएगा क्योंकि उसको मत ऐड करिए, केवल ग्राम्य भाषा याद करिए पैसाच के साथ। तो पैसाच में कौन आती है, ग्राम्य भाषा आती है, इसको ग्राम्य भाषा भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है ना। और इसको देखो दूसरा कहते हैं पैसाची, जो भाषाभाषी लोग हैं, इसको ये जो पैसाची वाले भाषाभाषी लोग हैं, है ना, इनका आदिम निवास स्थान है ना, आदिम निवास स्थान कहाँ माना है, ये एक तो अफ़गानिस्तान माना है ना, तो ये अफ़गानिस्तान याद रखना, एक अफ़गानिस्तान और एक माना है पंजाब करके। तो पंजाब कौन सा है ये याद रखना, पंजाब तो है, पंजाब कौन सा है, उत्तर पश्चिम वाला है ना, उत्तर पश्चिम, प में 0 और ऊ में 0, उत्तर पश्चिम पंजाब। तो यहाँ पे प और प पंजाब, तो दोनों को प याद रखना। उत्तर तो आपको याद रहेगा, तो प आया था 2 बार, तो प से पश्चिम और प से पंजाब, है ना। और ये माना किसने है, तो ये गिरियर्सन मानते हैं, ठीक है। तो पैसाची का जो आदिम निवास स्थान था वो अफ़गानिस्तान और उत्तर पश्चिम पंजाब था, ये मानने वाले कौन थे, तो ये गिरियर्सन थे, ठीक है। और जो ये पैसाची थी गिरियर्सन के अनुसार, जो उत्तर अफ़गानिस्तान में थी, ये किससे प्रभावित मानते हैं, दर्द से प्रभावित भी मानी है इसको, है ना, जो यहाँ की पैसाची है वो दर्द से प्रभावित है कहते हैं, ठीक। और इसके बाद जो पैसाची है, पैसाची को क्या कहते हैं, नाम ध्यान रखिएगा, एक तो राक्षस, एक तो पिचास और एक और नाम आता है नीच, है ना। पैसाची को राक्षस, पिचास और नीचों की भाषा कौन मानते हैं, तो ये लक्ष्मीधर मानते हैं ना। तो लक्ष्मी जो होती है राक्षस, पिशाच और नीचों को धर लेती है, लक्ष्मीधर हो गए, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। अब इसके बाद है कि कौन थे जो ये कहते हैं कि जो पैसाची है ये 3 देशों के आधार पर, है ना, 3 देश के आधार पर किसने इसका वर्गीकरण किया पैसाची का, तो ये मार्कंडेय है ना, मार्कंडेय याद करिए, मार्कंडेय की है। और मार्कंडेय जो है तो 3 देश क्या बताए थे, 3 देश में आपको याद रखना है, एक कैकेयी बताया इन्होंने, है ना, कैकेयी के साथ एक पांचाली को ले लीजिए और पांचाली के साथ एक सूरसेन को ले लीजिए, है ना, सूरसेन। तो ये सूरसेन जो सौरसेनी है वो हो गया, और कैकेयी के पैसाची हो गया, सौरसेन पैसाची हो गया, पांचाल पैसाची हो गया। इनको 3 देशों के आधार पर नामकरण करते हैं। पैसाची का कौन, मार्कंडेय। तो ये आपके की पॉइंट है, सिंपल सा, पैसाची ग्राम भाषा भी इसको कहते हैं। पैसाची जो है इसको आदिम लोगों की जनभाषा के रूप में अफ़गानिस्तान और क्या कहते हैं, एक और है उत्तर पश्चिम पंजाब कौन मानते हैं, तो ये ग्रियर्सन मानते हैं। और ग्रियर्सन ने ये जो यहाँ पैसाची बोली जाती है उत्तर पश्चिम अफ़गानिस्तान में, किससे प्रभावित माना, दर्द से प्रभावित माना, ठीक है। और इसको किसने अपने पुस्तक में, आपको लक्ष्मीधर की पुस्तक का नाम याद है, षड्भाषा चंद्रिका में, किसने अपनी पुस्तक षड्भाषा चंद्रिका में इसको राक्षस, पिशाच और नीच के रूप में बताया है, तो ये लक्ष्मीधर हो गए, ठीक। और पैसाची को 3 देशों के आधार पर बांटने वाले कौन थे, मार्कंडेय थे। किस रचना में मार्कंडेय ने इसका जिक्र किया है, प्राकृत सर्वस्व मार्कंडेय की रचना है। और कौन कौन से 3 उनकी देशों की बात करते हैं, तो कैकेयी से कैकेयी एक स्त्री है ना, तो कैकेयी से कैकेयी पैसाची हो गया, और एक पांचाली भी स्त्री थी, तो पांचाली पैसाची हो गया, और एक हमारा सौरसेनी पैसाची हो गया। तो इस तरह से हमारी पैसाची भी कंप्लीट हो जाती है। अब आती है मागधी प्राकृत की बारी, है ना। तो अब जो मागधी माना था, मागधी आपको याद होगा, मागधी ये भी हमारे वररुचि ने ही मानी थी, मागधी करके। तो मागधी प्राकृत में क्या है, पहली बात, मागधी है तो मगध प्रदेश से है ना, मागधी है तो क्या है, ये मगध प्रदेश से है। मार्कंडेय ने सौरसेनी से मागधी की व्युत्पत्ति बताई। तो जो मार्कंडेय हैं ये क्या कहते हैं, सौरसेनी से, है ना, मार्कंडेय क्या कहते हैं कि सौरसेनी से मागधी की उत्पत्ति बताई। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि मागधी की उत्पत्ति सौरसेनी, वैसे तो ये मगध देश की भाषा है कह रहे हैं, ठीक है, मगध देश की भाषा को क्या कहते हैं, अगर ऐसे पूछे तो मागधी कहते हैं।
ठीक। लेकिन आपको याद रखना है कि शौरसेनी से मागधी की व्युत्पत्ति किसने बताई, तो मार्कंडेय ने बताई है। शौरसेनी से मागधी की व्युत्पत्ति किसने मानी है, तो मार्कंडेय ने मानी है। और इसके बाद है, आपने इससे पहले भी आपने शौरसेनी की उत्पत्ति, जैसे यहाँ मागधी के लिए कह रहे हैं ना, मगध देश की भाषा शौरसेनी से मागधी की उत्पत्ति बता रहे हैं कि शौरसेनी से मागधी उत्पन्न हुई थी ना। और एक हमने शौरसेनी से ही किसी का विकास माना है, महाराष्ट्री का। तो आपने वहाँ भी तो पढ़ा था ना कि शौरसेनी से महाराष्ट्री का विकास माना है किसी ने, है ना। ये शब्द भी हमने, जब हम उसको पढ़ रहे थे महाराष्ट्री को, तो उसमें हमने देखा था कि महाराष्ट्री से विकास माना है। किसने माना था कि ये जो शौरसेनी है इसका विकास क्या हुआ था, महाराष्ट्री से हुआ था, ऐसे किसी ने वहाँ भी माना है, उसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एक और चीज़ थी, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मागधी जो प्राकृत है, इसमें मार्कंडेय जो है वो शौरसेनी से मागधी की व्युत्पत्ति मानते हैं। ऐसे ही शौरसेनी से जो आपने पढ़ा था ना, जो शौरसेनी का ही विकसित रूप महाराष्ट्री, जो महाराष्ट्री है वो शौरसेनी, महाराष्ट्री प्राकृत शौरसेनी का ही विकसित रूप है। ऐसे ही विकसित रूप मनमोहन घोष और सुकुमार सेन भी बता दिए, वो भी शौरसेनी से ही बताया ना, शौरसेनी का ही विकसित रूप महाराष्ट्री है। ये कौन कह रहे थे, उधर कह रहे थे मनमोहन घोष और डॉक्टर सुकुमार सेन, ठीक है। महाराष्ट्री प्राकृत जो है वो शौरसेनी का ही विकसित रूप है, ये मानने वाले कौन थे, सुकुमार सेन और मनमोहन कह रहे थे, है ना। लेकिन यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि शौरसेनी से मागधी की व्युत्पत्ति बताई है। इन्होंने शौरसेनी से मागधी की व्युत्पत्ति कौन बता रहे हैं, ये मार्कंडेय बता रहे हैं, ठीक है। शौरसेनी से मागधी से मार्कंडेय बता रहे हैं। जैसे ही मागधी आ जाए, शौरसेनी से मागधी आए तो मार्कंडेय बता रहे हैं, ऐसे याद रखेगा। मागधी के शाकाहारी, चांडाली और साबरी, ये 3 प्रकार मिलते हैं। आपको याद होगा ना, जब हम वहाँ प्राकृत पढ़ रहे थे, तो ये शाकाहारी को छोड़ करके चांडाली और साबरी, ये भरत मुनि ने भी बताए थे, है ना, केवल शाकाहारी नहीं बताया था। तो शाकाहारी, चांडाली और शाब्दी किसके हैं, कह रहे हैं मागधी के 3 प्रकार मिलते हैं। मागधी प्राकृत का प्राचीनतम रूप अश्वघोष नाटकों में मिलता है। ये आपको याद रखना है कि मागधी का जो इसमें एक रचना आपके सामने आ रही है ना, मागधी जो है इसका प्राचीनतम रूप कहाँ पे मिलता है, तो अश्वघोष के नाटकों में मिलता है। और आपको नाटक उनके याद ही होंगे, वैसे उनके जो एक सौर क्या मिलती है, सौरंदानंद करके मिलती है ना, सौरानंद करके शायद मिलती है, और एक और उनकी मिलती है। 2 रचनाएं मुझे याद आ रही हैं हल्की फुल्की, कि उनकी एक तो सौरानंद करके थी, और एक रचना मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, सौरानंद और एक बुद्ध चरित इनकी रचना थी ना, बुद्ध चरित। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये नाटक है इनके, सौरानंद करके और बुद्ध चरित करके। तो बुद्ध चरित अश्वघोष का नाटक है, और सौरानंद भी है। तो ये कह रहे हैं ना कि इनका प्राचीनतम रूप अश्वघोष के नाटकों में मिला। हो सकता है नाटक दे दे, तो आपको तब भी ध्यान में रखना है कि ये सौरानंद और बुद्ध चरित इनके नाटक हैं। भरत मुनि के अनुसार मागधी अंतःपुर के नौकरों अश्वपालों की भाषा थी। तो भरत मुनि क्या कहते हैं, जो मागधी है वो अंतःपुर के नौकरों और अश्वपालों की भाषा है, ठीक है। ये हमारी यहाँ पे मागधी क्लियर हो जाती है। तो मागधी में ज़्यादा नहीं है, सिंपल ही आपको मागधी के लिए याद रखना है कि मागधी जो है मगध देश की भाषा है, पहली बात। मार्कंडेय जो है शौरसेनी से मागधी की उत्पत्ति बताते हैं, और इनका पंक्ति भी है, मागधी सेनीत ऐसे मिल गया तो मार्कंडेय कहते हैं ना। तो मार्कंडेय के 3 प्रकार मिलते हैं, मागधी के 3 प्रकार मिलते हैं, और शाकाहारी, साबरी और चांडाली, है ना। ये 3 प्रकार याद करिएगा किसके हैं। अगर चांडाली, साबरी, शाकाहारी किसके हैं पूछते हैं, तो ये मागधी के हैं, क्योंकि साबरी में भी 3 आ रहे हैं, शाकाहारी में भी 3 आ रहे हैं, तो मागधी में भी 3 आ रहे हैं, ऐसे याद रखिएगा। तो ये मागधी से हो गए। और इसका प्राचीनतम रूप अगर पूछे मागधी का कहाँ मिलता है, तो हमको याद रखना है अश्वघोष के नाटकों में मिलता है, ठीक है। और भरत मुनि के अनुसार जो मागधी है ये अंतःपुर के नौकर अश्वपालों की भाषा है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम पढ़ेंगे अर्धमागधी प्राकृत, ठीक है। अर्धमागधी प्राकृत को देखिएगा। अर्धमागधी प्राकृत जो है, ये इसका संबंध जॉर्ज गिरियस ने बताया कि ये मध्य देश, यानी कि ये भी सूरसेन
और मगध के मध्यवर्ती देश अयोध्या और कौशल की भाषा थी। देखिए अर्धमागधी, अर्धमागधी, आदि आदि मागधी ना, और अर्ध प्रदेश है ना, आधे प्रदेशों की भी कह रहे हैं। जैसे मध्यवर्ती, मध्यवर्ती मतलब बीच के, साइड के सारे छूट गए तो आधे आधे में वो मध्यवर्ती देश में कौन आएंगे, अयोध्या और कौशल, इसीलिए अर्धमागधी इसको कहा जा रहा है, आधा आधा मागधी है ना। तो जैसे आप समझ लो ये पूरा पूरा जैसे ये समझ लो ये पूरा मगध है ना, मगध के कह रहे हैं। अब मध्यवर्ती भाग कह रहे हैं, इसमें जैसे आप ये समझ लीजिए अयोध्या और कौशल आया है, तो यहाँ पर ही वो बोली जाती है, कह रहे हैं अर्धमागधी प्राकृत। ज़्यादा मगध का इतना पार्ट है, यहाँ नहीं बोली जा रही, तो ऐसे आप समझिए इसको, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि ग्रियर्सन ने बताया कि मध्य देश यानी कि शूरसेन, तो जो मध्य देश हमने सूरसेन पढ़ा है ना, मध्य देश सूरसेन मतलब सूरसेन का अर्थ हमने पढ़ा था मथुरा के आसपास का क्षेत्र, है ना। तो मथुरा के आसपास पहले पढ़ चुके हैं, तो वो बातें आप जोड़ते रहिएगा। तो सूरसेन का मतलब क्या था, मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र था वहाँ हो गया। और उसके बाद कह रहे हैं मगध के मध्यवर्ती प्रदेश, जैसे अब ये जैसे ये पूरा मगध है और इसका भी मध्यवर्ती क्षेत्र, इसके अंदर दो को ले रहे हैं, एक कौशल को ले रहे हैं और एक अयोध्या को ले रहे हैं, ठीक है। अब मगध का किनारा विनारा छोड़ दो, एक ये है और एक सूरसेन है, कह रहे हैं। सूरसेन का मतलब क्या है, जो मथुरा के आसपास की ज़मीन है इसमें, और ये दो जो बीच के हैं कौशल और अयोध्या, यहाँ पे अर्धमागधी बोली जाती है, कह रहे हैं, ठीक। तो ऐसे आपको याद करना है कि ग्रियर्सन ने क्या कहा है। अब ये डायग्राम को थोड़ा सा दिमाग में रखो। जो मध्य देश है, सॉरी जो मगध है उसके मध्यवर्ती भाग में, है ना। तो मगध, पूरे मगध के मध्यवर्ती भाग में दो क्या थे, एक कौशल था और एक आपकी अयोध्या थी। अयोध्या या कौशल आप कह लीजिए उसको, या तो अयोध्या या तो कौशल, तो वहाँ पर ये अर्धमागधी बोली जाती है। उसके अलावा उन्होंने किसको कहा, सूरसेन को। सूरसेन मतलब मथुरा के आसपास, तो मथुरा के आसपास और अयोध्या या कौशल की ये भाषा रही है कौन, अर्धमागधी। कौन कहते हैं, ये हमारे ग्रियर्सन कहते हैं, ठीक है। अब दूसरे जो अर्धमागधी में नाम आ रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये किसी को याद नहीं होगा जहाँ तक मैं जानती हूँ, है ना। तो ये चीज़ बहुत मोस्ट है जो अर्धमागधी के लिए आ रही है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अर्धमागधी में किसकी रचना आप पढ़ रहे हो। तो श्री जिंदा सगणी महत्तर, जिनका समय 7वीं शताब्दी है, इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ जो निशीथ चूर्ण है ना, निशीथ चूर्ण है, इसमें अर्धमागधी को मगध देश के अर्ध प्रदेश की भाषा में निविद्ध होने के कारण अर्धमागध कहा है। तो जैसे ही अर्धमागध वैसे ही जान रहे हैं ना, अर्ध मतलब आधा होता है और मागध, और ये भी वही चीज़ कह रहे हैं, अर्ध प्रदेश की भाषा। अर्धमागध मतलब आधे प्रदेश, जैसे मैंने आपसे कहा पूरा मगध है, उसमें आधे प्रदेश में बोली जा रही है। तो ये कुल मिला के आधा क्षेत्र बताए, मध्यवर्ती कह लीजिए या आधा क्षेत्र कह दीजिए, तो इसके अंदर बोली जा रही है, इतना ही पार्ट है। तो आधा मगध तो छूट गया है ना, तो आधे भाग में बोली जा रही है, इसलिए अर्धमागधी है। तो आधे मगध के अंदर उसने ग्रियर्सन ने क्या रखा है, इन्होंने तो कौशल या अयोध्या रख लिया, है ना। और इधर एक पार्ट सूरसेन का था, तो सूरसेन और दूसरा कौशल या अयोध्या में ये बोली जाती है, तो अर्धमागधी है। यही चीज़ अपने निशीचूर्ण रचना में जिंदा सगणी महत्तर भी कहते हैं, 7वीं शताब्दी के, अर्ध प्रदेश की भाषा। तो इसी से अर्ध प्रदेश मतलब आधे प्रदेश में जो बोली जाती है, तो आधे प्रदेश में निविद्ध होने के कारण अर्धमागध कहा जाता है। तो इनकी सेंटेंस भी उसी तरह का है कि महद विषय भाषा निबद्ध अर्धभाग, अर्धभाग मतलब आधे भाग। तो अर्धभाग से आप याद रखेंगे निशीथ चूर्ण जो रचना है उसमें श्री जिंदा सगणी महन ने अर्धभाग मतलब आधे भाग में बोली जाने वाली भाषा की तरह से इनको इंडिकेट किया है, ठीक है। इसके बाद आप याद कैसे करेंगे निशीथ चूर्ण किसकी है, तो याद रखना जो चूर्ण होता है ना, चूर्ण मतलब दवा होती है एक तरह से, तो निशीथ मतलब रात होती है, तो रात में चूर्ण खाने से लोग क्या होते हैं, जिंदा हो जाते हैं, ऐसे याद रखना। अगर बीमारी में है तो वो भी अच्छी तरह से जिंदा हो जाते हैं, भयंकर बीमारी भी हो तो रात में चूर्ण खाने के बाद वो भी जिंदा हो जाते हैं। तो जिंदा सगणी महत्तर की रचना है, ठीक। इसके बाद आपको देखिए अर्धमागधी का जो प्रयोग हुआ है मुख्य रूप से जैन साहित्य में हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछ सकते हैं कि अर्धमागधी का जो प्रयोग हुआ है, हम जैसे अगर कहते हैं ना सीधे सीधे कि जैनों ने कौन सी भाषा, तो हम सीधे प्राकृत बोल देते हैं। अब इसमें भी अर्धमागधी प्राकृत आपको याद रखना है ना, अर्धमागधी प्राकृत में जैन ज़्यादा लिखते थे। तो अर्धमागधी का प्रयोग मुख्यतः जैन साहित्य में हुआ है। भगवान महावीर का संपूर्ण धर्मोपदेश इसी भाषा में निविद्ध है। हम तो जैसे सिंपली अगर हमसे पूछते हैं ना कि जैनों के उपदेश किस में मिले, हम सीधे तो बोल देते हैं कि प्राकृत में मिले हैं। तो आपको आज से याद करना है कि प्राकृत में भी जो जैनों ने उपदेश दिए थे वो किस में थे, अर्धमागधी प्राकृत में थे, ठीक है, अर्धमागधी प्राकृत में थे। जैनियों ने अर्धमागधी को आर्ष, आरसी, ऋषि भाषा या आदि भाषा नाम से अभिहित किया है। तो क्या कह रहे हैं कि जो जैनी थे इन्होंने, देखो जैनियों ने अर्धमागधी को आर्ष,
आरसी, ऋषि भाषा, आदि भाषा नाम से पुकारा है। मैंने आपको बोला था जब आप अर्धमागधी को पढ़ रहे थे, हेमचंद्र वाला ना, जब मैंने अर्धमागधी पढ़ाया था आपको हेमचंद्र का, तो मैंने आपको कहा था कि अर्धमागधी के आगे इनके आरसी लगा हुआ है, ठीक है। ये आरसी शब्द जो है ये अर्धमागधी के लिए आता है। वहाँ हेमचंद्र का जब आपको डिवाइड किया था, आप वहाँ देखिएगा आरसी शब्द लगा हुआ है। तो आप एक बात याद रखिएगा, तो ये आरसी जो शब्द है हेमचंद्र का बनाया हुआ है, इसका मतलब ये अर्धमागधी से है। और हेमचंद्र कैसे राइटर थे? जैन थे ना, जैन कवि कहे जाते हैं। तो जैन अगर ये अर्धमागधी है, आरसी अगर जैन साहित्य से जुड़ रहा है, अर्धमागधी हमारा जैन साहित्य से जुड़ रहा है, तो जैन कवि कौन हो जाएंगे? हेमचंद्र। तो जैन कवि ने क्या कहा है? इसको आरसी कहा है। आरसी कह लीजिए, आर्स कह लीजिए। और आर्स में जैसे ही आप ये कर रहे हैं ना, आरसी कर रहे हैं, देखिए जब आरसी कर रहे हैं, सॉरी बड़ी ई की मात्रा होनी चाहिए ना, हाँ आरसी, तो आरसी में आपको ऋषि जैसा प्रोनाउंसिएशन भी तो आ रहा है, तो ऋषि भाषा भी ये हो गई है ना, तो ऋषि भाषा भी हो गई। पर केवल मैं आदि भाषा के लिए आपको वहाँ ध्यान रख रही थी। आदि भाषा में लोग संस्कृत लगाने की गलती करेंगे, तो आपको याद रखना आदि भाषा किसको कहा गया? अर्धमागधी को कहा गया, ठीक है। आदि भाषा हमको यहाँ पे याद करना है, आदि भाषा अर्धमागधी के लिए आया हुआ है। अब देखिए, डॉक्टर जैकोबी ने प्राचीन जैन सूत्रों की भाषा को प्राचीन महाराष्ट्री कहकर जैन महाराष्ट्री नाम दे दिया। अब जैकोबी आ रहे हैं, जैकोबी एक विद्वान आ रहे हैं, ये प्राचीन जैन सूत्र को ले रहे हैं ना, तो प्राचीन जैन सूत्र की भाषा को प्राचीन महाराष्ट्री कहकर इन्होंने क्या कहा है? अब यहाँ प्रश्न बन जाएगा, वैसे तो अभी तक महाराष्ट्री का जिक्र नहीं हो रहा है इस अर्धमागधी के अंदर, है ना। किसने अर्धमागधी को, जैन सूत्रों की भाषा को, तो जैकोबी जो है इन्होंने प्राचीन जैन सूत्री भाषा को प्राचीन महाराष्ट्री कहकर जैन महाराष्ट्री नाम दे दिया। उसको पहले इन्होंने प्राचीन महाराष्ट्री कहा और फिर उसके बाद जैन महाराष्ट्री नाम दे दिया। तो कौन है? जैकोबी। तो जैन महाराष्ट्री देंगे तो जैकोबी कहेंगे, है ना, जैन से जैकोबी याद रखेंगे। तो जैन महाराष्ट्री नाम कौन देंगे? पहले तो प्राचीन जैन सूत्र थे, प्राचीन शब्द जोड़ रहे हैं, है ना, प्राचीन जैन सूत्र थे, इसी प्राचीन से जैन सूत्रों को इन्होंने प्राचीन महाराष्ट्री नाम दिया। और फिर जो प्राचीन महाराष्ट्री कहा, तो फिर उसी में से इस महाराष्ट्री शब्द को लेकर के जैन जोड़ दिया, जैन महाराष्ट्री नाम से जैकोबी कहते हैं। तो जैकोबी जैन महाराष्ट्री कहते हैं, तो जैन से जैकोबी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में अर्धमागधी को चेट, राजपूत और सेठों की भाषा कहा है, ठीक है। तो ये खासकर विश्वनाथ को याद करेंगे, विश्वनाथ साहित्य दर्पण इनकी रचना है, उसमें अर्धमागधी को क्या कहते हैं? चेट, राजपूत और सेठों की भाषा कहते हैं। तो हमारी यहाँ पे जो प्राकृत भाषा हम पढ़ रहे थे, आज यहाँ पे समाप्त हो जाती है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक चीज़ आपको इंक्लूड कराना चाहती हूँ, 3 भाषाएं हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा, नोटिस किया होगा, यहाँ आप गलती कर सकते हैं। तो पहली बात मैंने आपके बोला था कि एक शब्द आया था कि राक्षस और पिशाच और नीच, एक शब्द ये आया था, ठीक है। एक आया था कैकेयी पैशाची, एक आया था सौरसेनी पैशाची, और एक आया था पांचाली पैशाची, है ना, पांचाली पैशाची करके। तो एक ये आया था 2, और एक आया था नौकर और मतलब नौकर में भी आप ये कहिए कि, एक मिनट इसको अच्छे से लिख देती हूँ, अंतःपुर के नौकर, है ना, अंतःपुर के नौकरों की और साथ में अश्वपालों की, है ना, अश्वपालों की, एक ये नाम आया था। और एक आया था चेट, राजपूत और सेठों की। देखो ये सारे मिलते जुलते जैसे हैं, राक्षस, पिशाच, नीच, ये 2 लैंग्वेज, पहला और दूसरा, है ना, ये 2 को ध्यान रखेंगे। ये पैशाची से रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड है? पैशाची भाषा से, ध्यान रखिएगा, बहुत कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे नहीं तो। ये जो अंतःपुर के नौकर और अश्वपालों वाली है, 3 नंबर वाली, 2 तो आपने पैशाची से पढ़ी, जो 3 नंबर वाली है ये मागधी से रिलेटेड है, ये मागधी में कहा गया है, ठीक है। और जो ये चेट, राजपूत और सेठ वाली है,
ये कहाँ पे कह रहे हैं, ये अर्धमागधी में कहा है। ये चीज़ ध्यान नहीं जाएगा, बहुत कन्फ्यूजन होंगे आप लोग, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रहा है, ये जो इन लोगों को संबोधित किया गया है ना इस तरह से, तो वहाँ पे लैंग्वेज भी आपको पकड़नी है कि पैसाची में इनको बहुत नीच शब्दों से पुकारा गया है। पैसाची शब्द क्या है, पैसाची जो प्राकृत है उसमें तीनों शब्द ये अलग अलग एक ही जैसे आए हैं, जैसे राक्षस है, पिशाच है, नीच है, तो ऐसे पूरे शब्द पैसाची में ही बोले गए हैं ना, एक भी सभ्य वाला शब्द नहीं है। तो जो स्त्रियां हैं, कैकेयी है, पांचाली है और शूरसेनी है, ये भी आपके पैसाच से ही जुड़ रही है। तो पैसाची में ही इसको भी बोला गया है कि कैकेयी और कैकेयी पांचाली, कैकेयी पैसाची शौरसेनी और पांचाली करके, है ना। तो मार्कंडे कहते हैं इसको। और अंतःपुर के नौकर और अश्वपालों की ये मागधी में कहते हैं। और किसने कही है, आपको याद होगा, ये भरत मुनि कहते हैं ना, भरत मुनि ने कहा है। लेकिन कहाँ है, मागधी में कहा है। तो अंतःपुर और अश्वपाल, अश्व और अंतःपुर कहाँ पे है, मागधी में है ना। अंतःपुर और नौकर कहाँ है, मगध में है, मागधी से जोड़िएगा। अब ये देखिए चेट हैं, एक थोड़ा दास वाला आ गया, एक राजपूत थोड़ा और बड़ा ठीक ठाक वाला आ गया, और सेठ उससे भी ज़्यादा बड़े हो गए, थोड़े सभ्य शब्द आ गए, है ना। पहले दास था, फिर राजपूत भी आया, फिर सेठ भी आया, तो ये अर्धमागधी मतलब मिक्सअप रूप हो गया। उसमें दास भी आ गए, राजपूत जैसे लोग भी आ गए, सेठ भी आ गए, अर्धमागधी, आधे आधे मिक्सअप जैसे हो गए, तो अर्धमागधी ऐसे याद रखेंगे। क्योंकि शब्दावली एक जैसी है, चेट कहा गया, पैसाची कहा गया, चाहे राक्षस कहा गया, सब मिलते जुलते हैं। तो इनको आप याद रखेंगे कि राक्षस, पैसाची, नीच, ये पैसाची में कहा गया है। कैकेयी, पांचाली और शूरसेन वाला जो जिक्र आया है ये भी पैसाची में आया है। अंतःपुर के नौकर और अश्वपाल भरत मुनि ने ये मागधी में कहा है। और चेट, राजपूत और शेठ ये मागधी में, ये अर्धमागधी में कहा गया है। और किसके द्वारा कहा गया है, साहित्य दर्पण में विश्वनाथ के द्वारा, ठीक है। ये चीज़ साहित्य दर्पण में विश्वनाथ ने कहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से एक आध प्रश्न जरूर निकलेंगे और आपको अच्छे से ध्यान रखना है मागधी क्या होती है, महाराष्ट्री क्या होती है, महान राष्ट्र किसने कहा था। तो एक बार छोटा छोटा यहाँ से प्रश्न उत्तरी आप लोग नोट कर लीजिएगा ताकि वो पढ़ने में आसानी हो। महान राष्ट्र कहा तो किसने कहा, है ना। तो इस तरह से महान राष्ट्र किसको कहा गया, महाराष्ट्री को कहा गया, है ना। तो आदर्श, परिनिष्ठित और मानक प्राकृत किसको कहते हैं, महाराष्ट्री को कहते हैं। महान राष्ट्र के अंदर कौन कौन आते हैं, राजपूताना मध्य प्रदेश आता है ना। किसने महान राष्ट्र कहा था, हार्नले ने कहा था, है ना। और मराठी की उत्पत्ति महाराष्ट्र से कौन मानते हैं, गिरियर्सन जूल ब्लॉक मानते हैं। दाक्षिणात्य किसने महाराष्ट्री को कहा है, भरत मुनि ने कहा है। छोटे छोटे प्रश्न इसमें बन रहे हैं। अवंती और बहली को किसके अंदर माना जाता है, तो महाराष्ट्री भाषा के अंतर्भूत माना जाता है। तो महाराष्ट्री प्राकृत शौरसेनी से विकसित किसने मानी है, तो ये मनमोहन घोष और सुकुमार सेन ने मानी है, ठीक है। महाराष्ट्री को सर्वोत्कृष्ट भाषा कौन कहते हैं, तो ये काव्य दर्श में दंडी कहते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। और 5 ग्रंथ मैंने आपको याद करवाए हैं, वो तो ग्रंथ आपसे साफ साफ पूछा जाएगा। ग्रंथ देखिए किसकी है, तो राजा हालकृत गाथा सत सही ये महाराष्ट्री की है, हाल की है। प्रवर सेन ने रावण वहो लिखा था, ये भी महाराष्ट्री प्राकृत की है। और वाक्यपतिर की गौड़ वहो है, ये भी महाराष्ट्री प्राकृत की है। जयवल्लभ की वज्जालज्ञ है, ये भी महाराष्ट्री प्राकृत की है। हेमचंद्र की कुमारपाल चरित है, ये भी महाराष्ट्र की है। इतना आपके महाराष्ट्र के अंदर आता है। शौरसेनी में अगर पढ़ेंगे तो शूरसेन क्षेत्र है, शूरसेन को मथुरा के आसपास की बोली कहते हैं। और मध्य देश की भाषा होने के बहुत बड़ा आदर था। जैसे हमने वहाँ पढ़ा कि परिनिष्ठित कौन थी, तो महाराष्ट्री का, है ना। तो आदर किसका था, ये भी तो प्रश्न बन सकता है कि आदर कौन सी भाषा पाई थी, तो शौरसेनी पाई थी। क्यों पाई थी, क्योंकि आप क्या जानते हैं, मथुरा वाला क्षेत्र भगवान से जुड़ा हुआ है, तो बहुत आदर और सम्मान तो होगा ना वहाँ पे। तो मध्य देश की भाषा होने के कारण शौरसेनी को बहुत आदर था, वहाँ के कवियों को भी आदर मिलता था, ये बात याद रखिएगा, है ना। और शौरसेनी का जो विकास है वो दक्षिण से कौन मानते हैं, तो पीसेल मानते हैं। ये ऐसे भी पूछ सकते हैं कि पीसेल ने दक्षिण से किसका विकास माना है, तब शौरसेनी प्राकृत याद होनी चाहिए। दोनों तरह से पूछ सकते हैं। नाटकों गद्य की भाषा शौरसेनी है कौन मानते हैं, तो ये भरत मुनि मानते हैं। जैसे कि नाटकों का या गद्य की बात आएगी तो नाटक से आपको भरत मुनि दिमाग में आ जाने हैं ना, जहाँ भी नाटक करके आएगा तो भरत मुनि कहते हैं। लेकिन इनकी भाषा क्या मानी है भरत मुनि ने, पूछ सकते हैं, तो शौरसेनी मानी है, ये बात याद रखना।
शौरसेनी का आधार संस्कृत वरुचि मानते हैं। शौरसेनी का आधार महाराष्ट्री रामश्रमण मानते हैं। शौरसेनी का आधार संस्कृत और महाराष्ट्री पुरुषोत्तम मानते हैं। ठीक है। और प्राकृत भाषा को जो क्या कहते हैं विद्वान हुए हैं प्राकृत के वरुचि, इन्होंने शौरसेनी प्राकृत को ही प्राकृत भाषा का मूल माना है। ये बात ध्यान रखेंगे। प्राकृत भाषा का मूल वरुचि ने किस भाषा को माना, तो शौरसेनी को मानते हैं अपने प्राकृत प्रकाश में। ठीक है। पैसाची प्राकृत हमने पढ़ा, इसको ग्राम्य भाषा नाम से आपको याद रखना है। ज़्यादा भूत भाषा वगैरह आप पकड़ लेंगे, केवल ग्राम्य भाषा आपको याद रखना है कि वो पैसाची को कहा जाता है ना। पैसाची भाषा भाषी लोग थे, ग्रियर्सन कहाँ क्या मानते हैं, तो आपको दो नाम आपको याद रखना है, एक अफगानिस्तान और एक पश्चिमी पंजाब। पंजाब का पश्चिमी जो उत्तर पश्चिम पंजाब है उसको मानते हैं। और उसको किससे प्रभावित मानते हैं, अगर ऐसे प्रश्न बनता है तो दरद से प्रभावित मानते हैं, ये ध्यान रखना है। षड भाषा चंद्रिका किसकी है, लक्ष्मीधर की है। ठीक है, ये याद रखना है। इसमें राक्षस, पिशाच और नीच पात्रों के लिए पैसाची भाषा का प्रयोग होता था, ये मानने वाले कौन है, तो ये लक्ष्मीधर ही हैं। ठीक है। अपने जो ग्रंथ है इनकी षड भाषा चंद्रिका, उसी में कहते हैं कि जो 3 नाम इंडिकेट करते हैं, राक्षस, पिशाच और नीच, है ना, तो ये इनकी भाषा थी पैसाची। कौन कहते हैं, ये लक्ष्मीधर कहते हैं। ठीक है। कैकय पैसाची, शौरसेनी पैसाची और पांचाल पैसाची 3 तरह से डिवाइड करके 3 देशों को आधार बनाने वाले कौन है, तो मार्कंडेय है और इनकी रचना है प्राकृत सर्वस्व। ये आपको याद रखनी है। यहाँ पे आपकी पैसाची खत्म हो जाएगी। फिर मगध देश की भाषा किसको कहा गया है, मागधी को कहा गया है ना। शौरसेनी से मागधी की व्युत्पत्ति कौन बताते हैं, तो ये मार्कंडेय बताते हैं ना। शौरसेनी से मागधी की व्युत्पत्ति हुई, ये मार्कंडेय कहते हैं। शाकाहारी, चांडाली और साबरी ये किसके प्रकार हैं, ये मागधी के प्रकार हैं, है ना। मागधी प्राकृत का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ पे मिल रहा है, तो अश्वघोष के नाटकों में मिलता है। क्या नाटक थे उनके, सौरानंदानंद और बुद्धचरित हैं। ठीक है। अंतपुर के नौकर और अश्वपालों की भाषा मागधी है, ये कौन मानते हैं, भरत मुनि मानते हैं। अर्धमागधी को आप पकड़िए, गिरियर्सन ने बताया कि ये मध्य देश यानी कि शूरसेन में, और मध्यवर्ती के अंदर अयोध्या कौशल को उनकी भाषा बताते हैं। ठीक है। एक जिंदा सगर्णीय महत्तर हुई, मैंने आपको बताया था कि निशीत मतलब रात को चूर्ण खाओगे, तो निशीत चूर्ण इनका ग्रंथ है। रचनाकार कौन है, श्री जिंदा सगणी महत्तर, ये 7वीं शताब्दी के हैं। और ये उसमें कहते हैं कि अर्धमागधी को मगध के अर्ध प्रदेश की भाषाओं में निबद्ध होने के कारण अर्धमागधी कहा गया, मतलब आधे आधे प्रदेश में ये निबद्ध है जो अर्धमागधी है, इसीलिए इसको अर्धमागधी नाम भी पड़ा है। ये कौन कहते हैं, जिंदा सगणी महत्तर कहते हैं। ठीक है। और सबसे पहले अर्धमागधी का प्रयोग कहाँ हुआ कहते हैं, तो जैन साहित्य में हुआ। और जैन जो जैनी है, इन्होंने अर्धमागधी को आर्ष, आर्षी, ऋषि भाषा और आदि भाषा कहा है, कह रहे हैं। तो आदि भाषा को आप ध्यान रखेंगे, है ना। आदि भाषा से संस्कृत की तरफ हो रहा है, लेकिन आदि भाषा मतलब अर्धमागधी होती है। ठीक है। जैकोबी एक हुए हैं जो प्राचीन जैन सूत्रों की भाषा को, जो प्राचीन जो जैन सूत्र थे ना, उसको ये प्राचीन महाराष्ट्री कह करके जैन महाराष्ट्री नाम दे देते हैं। लेकिन बाद में विश्वनाथ आते हैं, ये अपने साहित्य दर्पण में अर्धमागधी को चेट, राजपूत और शेठों की भाषा बताते हैं। तो इस तरह से मैंने दोबारा आपको एक छोटा रिवीजन करवा दिया है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, इसको 1-2 बार सुनिएगा, बार बार इसका प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन तो हर हालत में बनेंगे, चाहे वो सन से रिलेटेड हो, चाहे रचनाओं से रिलेटेड हो, चाहे अर्धमागधी, मागधी या इससे रिलेटेड होगा। तो कल हम जो क्लास लाएंगे वो अपभ्रंश पे हमारी होगी। और क्लास को सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।